ठीक है, समझिए कि जिस दिन स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री के रूप में 24 जुलाई 1991 को नई और आर्थिक औद्योगिक नीति जो पेश किए थे, उस दिन भी मैं पढ़ाई रहा था। झारखंड राज्य में अगर आईएएस कोई कर जाए तो उसको राज्य का मुख्यमंत्री सम्मानित करेगा। इसलिए क्या कि बिना लोक प्रशासन के ग्लोबलाइजेशन चलेगा ही नहीं। लालच का कोई तर्क नहीं होता, अब पूंजीपति का कोई ईमान नहीं होता। अब मैनेजमेंट आ चुका है, हर चीज मैनेज होता। 4 लोग बड़े बड़े टिकटधारी जा रहे हैं, उससे आपको समाज दिखाई देगा। सेवा के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने का जरूरत नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट का क्वालिफिकेशन है। ये किताब तो बिल्कुल मत पढ़िए, पढ़िए काम समझिए ज्यादा और लिखिए उससे ज्यादा। हाँ। बारिश का मौसम हो, सावन का महीना हो और जिन तलबगार हो कि बस नज़रों के सामने हरियाली हरियाली हो, ऐसे में आप चले आइए झारखंड, जहाँ के नदी नाले, पहाड़ पठार, पर्वत, झरने, खेत मैदान, छोटी छोटी गलियाँ, सर्पिली राहें, चारों ओर आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी। जोहार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूवर का वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं झारखंड आया था मात्र 3 दिनों के लिए, लेकिन आज 7 दिन हो गए। यहाँ के रांची, डाल्टनगंज, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद इत्यादि जिलों का भ्रमण करते करते मैं आज खूंटी पहुँच गया हूँ। खूंटी वो जगह है जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, तो इस धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही साथ खूंटी आने का मेरा द्वितीय उद्देश्य यह है कि झारखंड के जो विभिन्न जिलों का मैंने भ्रमण किया, वहाँ कुछ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चयनित कुछ अधिकारियों से मेरी भेंट हुई। वे चाहे झारखंड प्रशासनिक सेवा में हो, पुलिस सेवा में हो, वित्त सेवा में हो, अन्य पदों पर हैं। उन लोगों में से कुछ लोग वैसे निकले जो कि झारखंड के खूंटी जिला में ही एक हंस स्टडी सर्किल है, वहाँ के 24 सर के मार्गदर्शन में उन्होंने जेपीएससी को क्रैक किया था। मेरी इच्छा हुई कि मैं 24 सर से भी भेंट करूं, तो झारखंड के खूंटी में आकर यहाँ के बिरसा कॉलेज के इर्द गिर्द ही मुझे 24 सर मिल गए। मैंने उनसे बातचीत करने के लिए समय मांगा तो सहर्ष तैयार हो गए। बातचीत के क्रम में शिव प्रसाद चौबे सर ने बताया कि मैं आदिवासी बच्चे बच्चियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा हंस स्टडी सर्किल में उपलब्ध करवाता हूँ। उनकी ये बातें सुनकर मुझे सोमनाथ चटर्जी जी, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, उनकी याद आ गई। वे भी अपने सेवा काल के उपरांत इसी तरह का कार्य करने लगे थे। आइए एक अनौपचारिक बातचीत करते हैं शिव प्रसाद चौबे सर। सर, आपका यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर बहुत बहुत स्वागत है कि आपने कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया है। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने वर्षों से और कहाँ से आपने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाना शुरू किया? मेरा नाम शिव प्रसाद चौबे है। मेरा जन्म स्थान पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर शहर में हुआ जी। और मैंने जमशेदपुर में सिविल सेवा की तैयारी कराने का काम 90 के दशक में प्रारंभ किया। इसके पश्चात वहाँ 7-8-10 साल पढ़ाने के बाद मैं पटना चला गया, 4-5 साल पटना रहा। उसके बाद मैं 2005 में झारखंड आया जी। इसके पहले 2003 से भी आवागमन चल रहा था, क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग अलग कमीशन बन चुका था और मेरी रुचि सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा में अधिक रहती है। तो वहाँ से मैं पटना चला गया, वहाँ कुछ साल मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैं रांची आ गया और रांची आने के बाद मैंने हंस स्टडी सेंटर नामक एक संस्थान स्थापित कर लिया और फिर 2004 में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से तब से मैं रांची में हूँ। और यहाँ पर खूंटी का जो संदर्भ है, ये एक बहुत विशेष संदर्भ है। खूंटी में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कराई है और ये जो है, ये तैयारी आदिवासी बच्चों को जो ग्रेजुएशन के पार्ट 1, पार्ट 2, खासकर पार्ट 1 में जो है, तो अभी सिविल सेवा की दुनिया में सबसे सफल मॉडल माना जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया मॉडल। इस साल जामिया मिलिया के लड़कों ने 100 लड़कों को उन्होंने कोचिंग दी और 32 आईएएस क्रैक किए। उसी मॉडल को मैं यहाँ खूंटी में लागू करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और लड़के लड़कियाँ जो हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और 2-3 साल में अच्छा प्रतिफल यहाँ से निकलेगा। सर, जैसा कि आप झारखंड प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई छात्र अगर झारखंड प्रशासनिक सेवा या झारखंड सिविल सेवा में जाना चाहता है तो उसकी तैयारी कहाँ से प्रारंभ करे, कब से प्रारंभ करे? वो देखिए, झारखंड का सिलेबस जो है जी, सबसे पहले तो सिलेबस ले लीजिए जी और सिलेबस को ठीक से समझिए। एक बात मेरी ध्यान रखिए, जेपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसके मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये किसी कमीशन में नहीं है, न यूपीएससी में है, न बीपीएससी में है, न यूपीपीसीएस में, कहीं नहीं है, सिर्फ झारखंड में। तो झारखंड में पीटी की तैयारी तो आप करवे मत कीजिए। कैसे? आप मैं बता रहा हूँ आपको जी, कैसे। झारखंड का पीटी में फर्स्ट पेपर में 8 ग्रुप है और सेकंड पेपर में 16 ग्रुप है। वो जो 16 ग्रुप सेकंड पेपर का है, वो फर्स्ट पेपर से ही निकाल के बनाया गया है।
ये सिलेबस जब बना था तो मैं सिलेबस से बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ। जी 2016 में ये सिलेबस बना था जी और 2000 सिलेबस में इस सिलेबस को बनाने में 4 लोग शामिल थे। जी एक स्वर्गीय गिरधारीराम गंजू, जिनसे मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा जी और सिलेबस के बनाने में उनसे काफी डिस्कशन मेरा होता रहा। जी उसके पश्चात केसी टुडू थे और हरिओराम थे और राजस्व परिषद के एक सदस्य थे। जी तो जेपीएससी पीटी का जो सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस से ही निकाल के बनाया गया है। इसीलिए क्या कि जेपीएससी की तैयारी प्रॉब्लम क्या है, सेकंड पेपर इसका सेकंड। झारखंड में तो ऑप्शनल पेपर नहीं है ना सर? झारखंड में ऑप्शनल पेपर नहीं, ऑप्शनल पेपर जो है सेकंड पेपर था वही ऑप्शनल पेपर कहा जाता था। अच्छा उसी को ऑप्शनल पेपर पढ़ा था। उसी को बिहार में क्या है कि बिहार के बारे में आपको बताऊं जी कि बिहार जो है वो सबसे श्रेष्ठतम क्वेश्चन आर बनाता है और कमीशन है वो। जी बिहार का जो अभी जो सिलेबस है, अभी सिलेबस में उसने क्या किया, निबंध को शामिल कर लिया जी और सिविल सर्विसेज का जान जो है निबंध है। लेकिन बिहार के निबंध का जो टॉपिक है वो एकदम खांटी शब्द आप समझते हो जी क्योंकि अंग्रेजी में शब्दों को बहुत पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन हिंदी में शब्द उतना पॉलिश नहीं होते, खांटी विशुद्ध रूप से। हाँ, तो जेपीएससी में ऑप्शनल पेपर लैंग्वेज पेपर था, तो इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अब सिविल सर्विसेज में आपके यहाँ बिहार की जो चर्चा में कर रहा है, बिहार में जो निबंध है वो निबंध खांटी देसी निबंध है, खांटी देसी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुंह छुटैया लोढ़ा हुई है, हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है। इसमें कौन दुनिया का टीचर पढ़ाएगा, आप हमको बता दीजिए। इसमें क्या पढ़ाएगा? ये पढ़ा वही सकता है जो गांव का बुजुर्ग लोग है। तो सिलेबस बोल रहा है कि गांव के बुजुर्गों से सीखो, लोक कथा और लोकगीत को जानो। तो सिविल सेवा की तैयारी देखिए, सिविल सेवा का एक गुण सिविल सेवा मांगता ही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो कि बहुत दिनों से सिविल सेवा की तैयारी करवा रहे हैं, उन गुरुओं के पास भी जाकर के निबंध लिखने का गुर बच्चों को सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। निबंध सबसे पहला चीज है कि एक गुरु का मिलना। एक अच्छा गुरु आपको मिल जाए जो आपकी गलतियों त्रुटियों को सुधारे, आपको परिमार्जित करे, आपको मारे। दरअसल मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया सर। मैं झारखंड में घूम रहा था, 5-6 ब्लॉक में गया, तो वहाँ से 3-4 आपके पढ़ाए गए छात्र जो कि सिविल सेवा में सफलता अर्जित की थे वे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने शिव प्रसाद चौबे सर के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी की और सफलता अर्जित की। तो मुझे मेरी लालसा हुई कि मैं आपसे मिलूं, तो पता चला कि आप बिरसा कॉलेज के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। तो वहीं पूछते पूछते मैं यहाँ पर आया और आपसे मिल गया। क्योंकि मैं खूंटी में ज़्यादा समय रहता हूँ, तो जहाँ तक देखिए झारखंड का 24 जिला है जी, हर जिला में मेरा सीओ, बीडीओ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये सब आपको मिलते रहेगा। प्रारंभिकी की तैयारी का कुछ बताइए सर, उसका शुरुआत कैसे? पीटी देखिए, परीक्षा के 2 हिस्से हैं, एक वस्तुनिष्ठ, एक विषयनिष्ठ। तो पीटी जो है प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाइए अपना। तो वो वस्तुनिष्ठता क्या है कि आप इतिहास पढ़िएगा और इतिहास का क्रोनोलॉजी आपको यादें नहीं है तो आपको इतिहास नहीं होगा। भूगोल पढ़ना स्थान के स्थान तक जानते न करते हैं। तो पहले जो है पीटी का मौलिक, वही जो सब को लोग बोलता वही 11-12 का एनसीईआरटी पढ़िए एकदम घोट के। एक देखिए बहुत किताब मत पढ़िए, माने दिल्ली में बड़का कोचिंग वाला बड़का लाइब्रेरी दिखाता उस सबका कोई देखिए। आईएएस बनने के लिए सिंपल ग्रेजुएट चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी आईएएस के लिए नहीं चाहिए। आईएएस बनने के लिए सिंपल ग्रेजुएट 3rd डिवीजन भी बन सकता है, बशर्ते कि उसके पेपर को क्रैक कर। मतलब किताबों की गुणवत्ता होनी चाहिए, किताब देखिए अधिसंख्यता नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। बार हम लोग सिविल सर्विस की दुनिया में कहा जाता है कि एक किताब को 100 बार पढ़ो, 100 किताब को एक बार मत पढ़ना। जैसे बिपिन चंद्र जी की एक किताब है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसको 100 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको स्वतंत्रता संग्राम का इतना ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, ये जो हम लोग आजकल जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं इसकी सूचना खूब इस्तेमाल कीजिए। इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रेमचंद की बात याद रखिए कि विज्ञान की उपयोगिता अगर आप जानते हैं तो हमारा मित्र है, और विज्ञान की उपयोगिता नहीं जानते हैं तो आपका दुश्मन। यही तो हम लोग विज्ञान में है, आप कहाँ हम कहाँ, खूंटी के जंगलों में। वैसे मैं बोल रहा हूँ खूंटी आइए, बहुत अच्छा जिला है, आपको मैं यहाँ का पर्यटन कराऊंगा। यहाँ बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट बन रहा है, आइए झारखंड, आप लोग खूंटी में आप लोग का स्वागत करूंगा। तो सर आपने जैसा कि बताया कि आदिवासियों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करवाते हैं निःशुल्क, तो निःशुल्क थोड़ा सा इसको इतनी गरीबी है, कौन देगा मेरा फीस? हम 1 लाख रुपया देंगे पढ़ाने का, कोई देगा? नहीं देगा। देखिए मैं एक सेमिनार में गया था बहुत दिन पहले की बात। उस सेमिनार में मुझे किसी ने पूछा कि पत्नी रखेल और वेश्या में क्या अंतर है। किसी लड़के ने पूछा और ऑडियंस बहुत थी, 7-8 लड़कियां ज्यादा थी, तो लड़के तो माने चुड़पन करते ही रहते हैं। पूछा तो मेरा जवाब था, पत्नी जो जिसे पुरुष नाम भी देता है और संरक्षण भी, और वो निष्ठा उसकी पति के प्रति होती है। रखेल की निष्ठा
जी उसको रखने वाले के प्रति होती है, जी कमजोर है निष्ठा। जी और तीसरा होता है वेश्या, कोई निष्ठा नहीं, ना कोई संरक्षण, ना कोई नाम। तो वैसे ही क्या है कि मैं निष्ठा के साथ पढ़ाना अगर आप चाहिएगा तो फीस को बीच से हटाना पड़ेगा। और वैसे मैं बता दूं, झारखंड सरकार जो है अभी वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी की, इसने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें कोचिंग की योजना भी है, जिसमें इन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, वैसे तो आप बहुत मैंने ऐसे समय में आए जब क्लास नहीं है, मैं बच्चों से मिला था आपको, तो इनको इनका फीस बने, इनके पढ़ाने का जो खर्च है झारखंड सरकार देगी। इसका बातचीत सरकार से चल रही है, बच्चों को स्टाइपेंड किताब उताब के लिए काफ़ी कुछ देने की योजना है। और आने वाले 5 साल में इसको उम्मीद है कि हम लोग झारखंड में यहाँ से लेके, जैसे झारखंड की बात समझिए, सीधे झारखंड का कोल्हान, छोटानागपुर, संथाल परगना। कोल्हान अगर आप जाइएगा तो आपको हो आदिवासी बंधु मिलेंगे, कुछ मूल जनजाति मिलेंगे, हरिन जनजाति। उसके बाद खूंटी आइएगा तो मुंडा आपको मिलेंगे। इधर जब रांची आइएगा, छोटानागपुर जब चढ़िएगा इधर, तो आपको उरांव बंधु मिलेंगे। उसके बाद संथाल परगना जब जाइएगा तो वहाँ संथाल बंधु मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये जो सेंटर है खूंटी का, ये खूंटी का मुंडा सेंटर है। यहाँ जो है ट्राइबल लड़के, यहाँ मैं मुंडा को ही गाइड कर रहा हूँ। और मेरा इरादा दुमका में, माने संथाल, मुंडा, हो, चाईबासा और उरांव, रांची, ये चारों लड़कों को इन फ्यूचर, अभी मैंने इसके लिए ट्रस्ट बनाया, हंस चैरिटेबल ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं चारों जगह पर, मुंडा, उरांव, हो और संथाल, ये चारों जगह पर ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं ताकि यहाँ के लड़के सिविल सर्विसेज में आए। सिविल सेवा का जान जो है वो है निबंध। आपको याद नहीं होगा, 1989 उनकी बात है, बहुत काफी पुरानी बात है। उस समय क्या हुआ कि एक बार यूपीएससी में, माने आईएएस की परीक्षा में, आईएएस ज्यादा बोलता, यूपीएससी बोलता, आईएएस बोलता, अच्छा लगता है ना। और जन सामान्य में भी आईएएस की परीक्षा से ही बन जाता है आईएएस, बने आईएएस से बने समाज में जो परसेप्शन बना हुआ है। हाँ, माने 20 टॉपर में 15-16 IITian आ गए। IIT, अब IIT को पढ़ाने में कितना सरकार खर्च करती है आप बताइए। उसके बाद लड़का IAS में आ जा रहा है जिसके लिए सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। तो भारत सरकार ने कहा, यूपीएससी ने कहा कि एक सतीश चंद्रा कमेटी बना दिया, और उन्होंने क्या किया, एक निबंध डाल दिया, और 2000 वर्ड में। साइंस के लड़कों के पास भाषा तो होती ही नहीं है, साइंस भाषा विरोधी, और भाषा में साइंस होता है। अगले साल IITian साहब, तो यूपीएससी तैयारी अगर करनी है, और ऐसे यूपीएससी कोई भी, उसमें क्या लिखने की कलाकारी आपके पास होनी चाहिए। सिविल सेवा लिखने वाली परीक्षा, बस यही खासियत है। निबंध का जो पैदाइश करने वाला आदमी था वो फ्रांसीसी था जी। उसने निबंध में जो कहा है कि निबंध में क्या होनी चाहिए, तो उसने लोक कथा का उल्लेख किया। मतलब अब हमारे हम मुंडा स्टूडेंट है, मैं लड़कों को बताता हूँ कि मुंडारी में लोक कथा जो है, मुंडारी में लोकोक्तियाँ जो है, अपने बाप दादा से सीखो गाँव में, और उसको एलेबरेट करो, और यूपीएससी के हिस्से में इस्तेमाल करो। कैसे नहीं पास करेगा? क्यों? क्योंकि क्या है कि इसका इतना बड़ा आभामंडल है इसका, ये तो देखते ही बनता है, आई बना रहेगा। लेकिन हाँ, अब तो संकट में लग रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ हम जा रहे हैं तेजी से, और अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ सिविल सेवा को कोई प्रतिष्ठा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वही फ्रांस की सिविल सेवा देखिए क्या प्रतिष्ठा है, हमारे यहाँ सिविल सेवा को बहुत प्रतिष्ठा है। अगर कोई बोला कि हम IAS हैं, तो सामने वाला अपने आप नतमस्तक हो जाता है, ये मतलब उसका आभामंडल है। तो देखिए अब तो चल ही रहा है, अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ सर कि वैश्वीकरण के पश्चात बहुत सारे करियर के अवसर उपलब्ध हो गए हैं, और बहुत ऊंचे ऊंचे पैकेज मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में सिविल सेवा के प्रति अभी तक आकर्षण बरकरार क्यों है? आपके नज़र में इसका क्या कारण? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है समाज का नजरिया। समाज आपको किस नज़र से देखता है। आप अगर ग्लोबलाइजेशन जिसका आपने जिक्र किया, आप ग्लोबलाइजेशन में 40 करोड़ का पैकेज आपको मिल जाए जी, और आप IAS क्वालिफाई कर जाइए, क्रैक कर जाइए, आपको पूरे समाज, ये अंतर, आपका प्रश्न का उत्तर उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन लड़का जिला टॉपर होगा या स्टेट तक हमारे झारखंड राज्य में अगर IAS कोई कर जाए तो उसको राज्य का मुख्यमंत्री सम्मानित करेगा। ये जो है ग्लोबलाइजेशन में सब, बाकी सब जो है वो पैसा कमाता है, ये जो है सेवा है, और इसमें आपको जितना जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है उतना किसी में आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आप इसमें अपने लिए कुछ करते ही नहीं। आप लोक सेवा के लिए जीते हैं और लोक सेवा के लिए मरते हैं। तो लोक सेवा जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा जो दिलाती है, और ये बना है और रहेगा, ये भारतीय समाज का दृष्टिकोण है। क्योंकि IAS का आप खुद, आपको अगर एक समाज में 5-10 आदमी बैठे हुए हैं,
और मालूम हो जाए कि ये आदमी IAS है, जी तो निश्चित रूप से उसके प्रति जी निगाहें बदल जाती है। जी। तो लोगों की निगाहों का फर्क है, हो सकता है 50-100 साल के बाद ये फर्क खत्म हो जाए। एक कंट्राडिक्शन और मेरे दिमाग में आता है सर कि ग्लोबलाइजेशन के आ जाने के कारण या ग्लोबलाइजेशन में कहा जाता है कि सरकार अपनी भूमिका को कम करे, और सरकार मतलब कहा जाए तो लोक प्रशासन की भूमिका अधिक होती है। तो क्या लोक प्रशासन की भूमिका ग्लोबलाइजेशन के बाद कम हो रही है? इसके बावजूद भी नहीं, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के बाद तो लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो नए मूल्यों को स्थापित कर रहा है, जी। उन मूल्यों को स्थापित कौन करेगा? लोक प्रशासन ही करेगा। अच्छा अच्छा। इसीलिए क्या है कि बिना लोक प्रशासन के ग्लोबलाइजेशन चलेगा ही नहीं। उसको नियमन कौन सिखाएगा? नियम कौन सिखाएगा? लोक प्रशासन। देखिए, सिविल सेवा का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें संविधान पढ़ना पड़ता है। हर सिविल सर्विसेज का लड़का जो पास करता है उसको 150-200 अनुच्छेद याद होता है। इसलिए क्या है कि नियम कानून से तो वही ना बताएगा। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन में अभी यूनिकॉर्न का जमाना है, तो यूनिकॉर्न से संबंधित रेगुलेशन, व्यापारी को तो पैसा लगाना, मुनाफा कमाना है, उसका रेगुलेशन, क्योंकि आपके काम करने से समाज को दिक्कत अगर हो जाएगी, ये क्या देखेगा? अब पूंजीपति, लालच का कोई तर्क नहीं होता, अब पूंजीपति का कोई ईमान नहीं होता, इसीलिए उसको ईमान धर्म से चलाने का काम लोक प्रशासन करेगा। इसलिए लोक प्रशासन की भूमिका और कठिन भी हो गई और चुनौतीपूर्ण हो गई। आपको मालूम है, मिन्नो ग्रुप सम्मेलन 3 हुआ है, 1968 में, 1988 में, 2008 में। 1988 में जो मिन्नो ग्रुप का दूसरा सम्मेलन हुआ था, उसमें ये डिसीजन हुआ था कि लोक प्रशासन अब लोक प्रबंध हो जाएगा, ये पब्लिक मैनेजमेंट हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो सब खत्म हो चुका है, हमारे यहाँ तो पढ़ाई शुरू भी नहीं हुआ, प्रशासन सब जा चुका है दुनिया से, अब मैनेजमेंट आ चुका है, हर चीज मैनेज होता है, हर चीज मैनेज होता है। प्रबंधन और प्रशासन, प्रशासन मूल्य युक्त शब्द है, अब प्रबंधन का कोई मूल्य नहीं होता, सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ, लेकिन सब कुछ प्रशासित नहीं हो सकता। सर, जैसे आपको ढूंढते ढूंढते जब मैंने आपके इस कॉलेज में पहुंचा तो कुछ लोगों ने कहा कि सर प्रशासन सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, तो मैं थोड़ा सा लोक प्रशासन पर आता हूँ। देखिए, लोक प्रशासन का अध्ययन क्यों जरूरी है सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए? क्या बढ़िया सवाल आपने किया, इसके लिए आपको साधुवाद। जी। सिविल सेवा में तो सिर्फ एक विषय पढ़ाया जाना चाहिए, वो है लोक प्रशासन, और कोई विषय मत पढ़ाइए। लोक प्रशासन विषय जो है सबसे बढ़िया विषय है, लेकिन भारत में राजनीति शास्त्र वालों ने इसका गला घोंट दिया। आपको मैं बताऊं, अपने रांची यूनिवर्सिटी के बाद रांची विश्वविद्यालय में PG में लोक प्रशासन एडमिशन लेने में छात्र नहीं मिला। ऐसी बात एक मैंने मिलवे नहीं किया। लोक प्रशासन ही एक चीज मैं आपको, सिविल सेवा जो है, सिविल सेवा सब्जेक्ट मैटर लोक प्रशासन विषय का है। इतिहास में सिविल सेवा नहीं पढ़ाया जाता, पॉलिटिकल साइंस में सिविल सेवा नहीं पढ़ाया जाता, इकोनॉमिक्स में सिविल सेवा नहीं पढ़ाया जाता, तो सिविल सेवा किसमें पढ़ाया जाता? लोक प्रशासन में। लोक प्रशासन का सिलेबस है, आप देख लीजिए सिलेबस उठा के, JPSC का सिलेबस देख लीजिए, UPSC JPSC सिलेबस लोक प्रशासन में दिया हुआ। तो भारत में तो देखिए, लोक प्रशासन विषय को हम लोग बहुत ध्यान नहीं दे रहा, और इसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। देखिए, आज की जितनी समस्याएं सबका एक प्रशासनिक पक्ष है, सबका। जैसे कुंभ में कुछ लोग गिर के मर गए, उसका प्रशासनिक कारण था। देखिए, राजनीति और प्रशासन को अलग कीजिए। लोक प्रशासन विषय का जो बाप था, हर विषय का एक बाप होता फादर, तो वुडरो विल्सन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ द वर्ल्ड था। वो आदमी बोला था, राजनीति और प्रशासन, विल्सन डायकोटोमी, इसको अलग कीजिए। अब प्रशासन में राजनीति को मत घुसेड़िए। हम लोग करते हैं हर जगह राजनीति, हर जगह राजनीति, हर जगह राजनीति। प्रशासन को तो, प्रशासन को चलने के लिए तो नियम कानून बना हुआ है, वो चलेगा, आप कहे परेशान है। तो राजनीति प्रशासन को ना करना सीखना होगा राजनेताओं को। कानून विरुद्ध नहीं होगा तो नहीं होगा सर, ये कानून परमिट हमको नहीं कर रहा, नहीं बोलना सीखना होगा। जी हुजूरी, क्या जी हुजूरी? अच्छा, क्या एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को प्रत्येक विश्वविद्यालय में एकदम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रशासन, हम लोग प्रशासन से माने जुड़े हुए, सवेरे से लेकर रात तक प्रशासन से जुड़े हुए। प्रशासन को कार्यकुशल होना चाहिए। कम्युनिकेशन एकदम, अभी क्या है कि अभी हम संकट में पड़ जाए, लोग माने US में या यूरोप में पुलिस को दोस्त मानता। अभी भी हमारे यहाँ पुलिस को दोस्त मानने की परंपरा अभी तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन अब शुरू हो, क्योंकि मैंने एक बच्चे को एक दिन सुना, ये पुलिस अंकल, तो अंकल बोल रहा है, इसका मतलब कुछ अपनापन बढ़ रहा है। एक्चुअल क्या है कि अंग्रेजों ने भारत को हाई लेवल का प्रशासन दिया। मानिए, आपके यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ 1860 में, 1860 पोर्टफोलियो सिस्टम माने विभाग शुरू हो गया था 1860 में आपके यहाँ। आपको एक बहुत बेहतरीन प्रशासन दिया। और आप देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ।
एक एसडीओ बोलते हैं, अनुमंडलाधिकारी। वो अनुमंडलाधिकारी सह अवर सचिव, अभी बताइए सह क्या है, ई क्या? अनुमंडलाधिकारी सह अवर सचिव, ई नहीं तो ई बनाइए, आप रास्ता खोज लिए। छात्र जब सिविल सेवा की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं तो उनके दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि प्रतिदिन कितनी पढ़ाई की जानी चाहिए और कितने दिनों तक इसकी पढ़ाई करने के पश्चात सिविल सेवा में सफल होने की संभावना बन सकती है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक समय का बात है तो पढ़ाई जो है सिर्फ किताब से नहीं होती। जी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बैठ कर हम टेबल कुर्सी पर बैठ के हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं। आप चिंतन मनन कीजिए, पढ़ते हैं जी जो लाइन आप पढ़े जी उसके बारे में मनन कीजिए। मनन करने के लिए तो आपका कोई टाइम नहीं होता। जहाँ तक समय का बात है, देखिए, जुनून होगा तो तबे होगा। 24 घंटा पढ़िए, 24 घंटा। समाज में जब आप चलते हैं तब भी आप कुछ पढ़ रहे होते हैं। जैसे 4 लोग बड़े बड़े टीकाधारी जा रहे हैं, उससे आपको समाज दिखाई देगा। उस पर थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ी मौलिकता बढ़ाइए। अब पढ़ने का ज़्यादा सवाल, 24 घंटा लड़का पढ़ता है, 24 घंटा। हाँ, टेबल कुर्सी पर जो है 5-6 घंटा पढ़िए, ज़्यादा देर पढ़िए मत, ज़्यादा इनपुट मत लीजिए। सिविल सेवा के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने का जरूरत नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट का क्वालिफिकेशन है। आप उसको समझिए, चीज़ को पढ़िए, काम समझिए ज़्यादा, और जो समझते हैं उसको शब्द में ढालिए। अब आप समझ गए बहुत सारा चीज़ और लिखिए ना पा रहे हैं, तो पढ़ने से ज़्यादा लिखना ना जरूरी है। तो पढ़ना, समझना और लिखना। पढ़ने का समय जहाँ तक है, हमको लगता है 5-6 घंटा पेशेंटली पढ़ा जाए तो बहुत है, क्योंकि आपको बहुत बोझिल किताबें पढ़नी होती है। जी कोई रुचि की किताब नहीं होती इसमें। जी सिविल सेवा में जानते हैं ग्लैमर है नहीं। और एक चीज़ है, मोटी किताब तो बिल्कुल मत पढ़िए। मेरा एक मित्र है जो अभी बहुत ऊंचे पद पर है, जी इलाहाबाद से बहुत पहले क्वालिफाई किया सिविल सर्विस, बोलता था कि 150 पेज से ज़्यादा मोटा किताब तो हाई इसके लिए पढ़ना नहीं चाहिए। और मेरा भी मानना यही है। पतली मैगजीन, सरकारी बहुत सारी मैगजीन आती है, पतली बहुत सारा प्रकाशन विभाग देता है, उसको पढ़िए। और ये जो बाजार है, बाजार तो बाजार है, बाजार में जाइएगा तो ठगे ही जाइएगा। बाजार जो है, और कोचिंग तो इसको और वर्स्ट करते जा रहा है, क्योंकि कोचिंग में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको खुद सिविल सेवा का मायने नहीं मालूम, वो भी सिविल सेवा के लिए पढ़ा, किसको रोकिएगा? पढ़िए, काम समझिए ज़्यादा और लिखिए उससे ज़्यादा। हाँ, यही अनुपात रहना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास अनुपात। और अगर ये अनुपात कोई अपनाता है सर तो कितने? 2 साल। देखिए, सिविल सेवा 2 साल। जी अगर आप पार्ट 1-2 से तैयारी शुरू कर दी है 1 साल। जी लेकिन अगर आप, चूंकि हम लोग के यहाँ यूनिवर्सिटी की हालत बहुत पुअर है, जमीन होता नहीं बढ़िया, जी तो जमीन जो है, आप जब घर बनाते हैं, जितना ऊंचा घर बनाना है, नींव उतना गहरा होता है। जी तो नींव जो है उतना तो आपको, हम तो बोल रहे 6 महीना में तो पेंडियो ना गर्म होता। हम अक्सर बोलते 6 महीना में तो सिविल सेवा पेंडियो ना गर्म होता। कहा कुछ समझे नहीं आ रहा, कहाँ पढ़ना है। पहले कहा कि सिलेबस को लेकर मसीए, सिलेबस एकदम सब फ्री, यूपीएससी सब सिलेबस फ्री है, नेट पर जी डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए। और एक चीज़ है, सॉफ्ट कॉपी से कभी मत पढ़िए। हार्ड कॉपी नहीं रहेगी तो सॉफ्ट कॉपी पढ़िएगा, एलूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो चीज़ उसमें है उसको नोट डाउन कीजिए अपना, और सब्जेक्ट वाइज कापी बनाइए। जैसे मैं झारखंड में बोलता हूँ, जी झारखंड में क्या है कि झारखंड में 4 पेपर है, चारों का मैं बोलता हूँ अलग अलग कॉपी बना, मोटी कॉपी, जी पतली पतली, आजकल के ज़माने में मोटी कॉपी, और उसमें पीटी में सब कुछ उसी में। अभी इतिहास का कोई चीज़ है, मान लो आधुनिक भारत हम पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत का 70 जगह सामान मिला, उसको एक जगह इकट्ठा नहीं कीजिएगा। तो आप फिर रिवीजन के पढ़ाई में सबसे, परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन होता है। अगर बढ़िया रिवीजन नहीं होगा तो बढ़िया तैयारी में गोबर हो जाएगी। और रिवीजन तब होता है जब आपका सब सामान एक जगह इकट्ठा होगा।